हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर, टॉक शोज की श्रृंखला में। आज एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, यानी कि भारत की राजनीति में उठापटक, वो भी गुजरात में मोदी जी की होम स्टेट। मोदी जी ही क्यों, अमित शाह यानी कि मोदी शाह जी की जोड़ी है, उनका होम स्टेट। और वहां पे विजय रूपाणी यानी कि मुख्यमंत्री जी ने अपना त्याग पत्र दिया। कल दोपहर के बाद जो हलचल होनी शुरू हुई है गुजरात में, उसके कंपन भारत के हर कोने में पहुंचे हैं। और खास तौर से अचानक उनका जाना और वहां पर अपना त्याग पत्र देना, ये कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं। और अभी भी कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, स्पेकुलेशंस हैं। शायद दो दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, अलग अलग सामाजिक तबकों से। इन्हीं सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो विद्वान मौजूद हैं, वो हैं श्री जयेश ठकरार जी। जयेश जी, स्वागत है आपका। हमारे दर्शक बहुत अच्छे ढंग से इनसे वाकिफ हैं। ये गुजरात राजकोट के अंदर संदेश अखबार के संपादक हैं। संदेश अखबार बहुत चर्चा में रहा दुनिया में, खास तौर से कोविड के दौरान तो जो दूसरी लहर आई थी। और हमारे शो पर भी जयेश जी काफी बार आए हैं और जाना पहचाना चेहरा है दर्शक मित्रों के लिए। जयेश जी, स्वागत है। ये कल कुछ नमस्कार। ज्यादा तेज घटनाएं घटी हैं। और जैसे कि हम एक प्री टॉक से बात कर रहे थे कि लोगों को हैरानी हुई है। हाँ ठीक है, इनसाइडर्स को आभास था कि कुछ हो सकता है, जल्दी हो सकता है। बीच में कोविड की वजह से, दूसरी वेव की वजह से टल गया थोड़ा सा, लेकिन लगता है समय आ गया था। सर, हुआ क्या है, जरा दर्शकों को जरा बताएंगे जरा कि ये क्या घटनाक्रम है। नमस्कार दिनेश जी। मैं सबसे पहले दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि गुजरात में मिच्छामी दुक्कडम का फेस्टिवल चल रहा था, जी। जिसमें लोग एक दूसरे को क्षमा याचना करते हैं। पूरे साल में जो भूलें होती है, जो गलतियां होती है, उनके बारे में क्षमा मांगते हैं। और हम भी मांग लेते हैं, हम भी मांग लेते हैं मिच्छामी दुक्कडम अपने सभी दर्शक मित्रों से, खास तौर से। और कल का दिन जो था वो विजय रूपाणी जिस कम्युनिटी से है, हमारे मुख्यमंत्री जैन कम्युनिटी से, उनके लिए भी ये मिच्छामी दुक्कडम का पर्व था। संवत्सरी जिनको कहते हैं। मुझे लगता है कि जो शीर्षस्थ नेतागिरी है बीजेपी की, उन्होंने उनको मिच्छामी दुक्कडम कहकर ये कह दिया होगा कि क्षमा कीजिए, पर आपको अब निकलना होगा, आपको रुख्सत दी जा रही है। तो पूरा घटनाक्रम अगर दिनेश जी हम देखें तो ये बहुत अचानक था। पूरी मीडिया में जहां पर तालिबान की और अफगानिस्तान की चर्चाएं चल रही थी, वहां पर कैसे सरकार बनेगी, कौन शासन संभालेगा, उस पर बातें हो रही थी। अचानक ही ट्विस्ट आ गया। और अब गुजरात में क्या होगा, इसके ऊपर चर्चा इसलिए भी चल रही है कि ये नरेंद्र मोदी का होम टाउन है, और जो गुजरात मॉडल के बारे में बहुत चर्चाएं होती है। और एक जी। ऐसा स्टेट है जहां मतलब 2 दशक से ज्यादा समय से बीजेपी की सरकार चल रही है। जी। तो माना यह जा रहा है कि ऐसा अचानक इसलिए हुआ है कि बीजेपी की ओर से ये कोविड की दूसरी जो लहर आई, उसके बाद एक ग्राउंड लेवल से सर्वे हुआ था। जी। और उसमें दो बातें निकल कर आई कि एक तो कोविड की जो दूसरी लहर में जो कामगिरी गवर्नमेंट की ओर से हुई है, मतलब पूरे देश में, वो सवालों के दायरे में है। काफी लोगों को दवाइयां नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिले, काफी चीजें नहीं मिली। तो गवर्नमेंट की के सामने एक गहरा आक्रोश, जी। खास करके रूरल एरिया में और अलग अलग हिस्सों में बढ़ रहा है। जी। तो जहां पर भी इलेक्शन आ रहे हैं, उस पर इसका कितना इफेक्ट होगा, इनका आकलन गवर्नमेंट की कैसे शीर्षस्थ नेतागिरी की ओर से हो रहा था। और मैं मानता हूं कि ये एक पूरा प्रोग्राम जो जिनको पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कहा जाता है, उसके तहत गुजरात में 6 महीने पहले शुरू हो गया था, जब गुजरात में प्रदेश प्रमुख को बदला गया जी। और सीआर पाटिल को रखा गया था। जी। तभी से गवर्नमेंट और जो संगठन जिनको कहते हैं, उनके बीच में एक दूरी देखी जा रही थी। जैसे दोनों ताल मिलाकर नहीं चलते थे, पर एक दूसरे को अपना कॉम्पिटिटर मानते थे। जैसे सीएम रूपानी और सीआर पाटिल, दोनों के रास्ते मान लो जैसे अलग अलग हो, ऐसा कई बार देखा गया था। और ये जब बदलाव हुआ, तब शायद रूपानी को ये भनक तो आ गई थी कि कुछ चेंजेस ऊपर से हो रहे हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊं कि संगठन मंत्री भीखूभाई दलसानिया को भी गुजरात के बाहर भेजा गया है।
जी तो एक धीरे धीरे बदलाव हो रहा था कि गवर्नमेंट कोविड की जो कामगिरी है उनमें जो कुछ लोगों का आक्रोश है, वो लोग अगर गुजरात के इलेक्शन में दिखाई दे, तो इसको थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने के लिए सीएम का जो चेहरा है उनको बदला जाए। और सबसे बड़ी बात मुझे ये भी लगती है कि एक पॉलिटिकल चेंज भी गुजरात में आ रहा है। जैसे कि पंचायतों और महानगर पालिका के जो चुनाव हुए, उसमें आम आदमी पार्टी को काफी अच्छा गेन मिला है गुजरात में। जी और गुजरात की जो पाटीदार कम्युनिटी है, जिनका दबदबा बरसों से बीजेपी के स्टेट पॉलिटिक्स में रहा है, उन्होंने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया था। जैसे मैं आपको बताऊं कि पाटीदार कम्युनिटी का जो मेन हेडक्वार्टर है, जिनको खोडल धाम कहते हैं, वहां से पाटीदार लीडर्स ने उन्होंने बताया कि अगला जो सीएम है वो पाटीदार कम्युनिटी का होगा। मैं बताऊं कि गुजरात में करीबन 60 to 70 असेंबली सीट्स ऐसी है जहां पर ये मेजर रोल प्ले करने वाली कम्युनिटी है। तो ये सब चीजें हुई और आम आदमी पार्टी जिस तरह से कांग्रेस से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, तो इन सब चीजों को देखकर एक चेहरा बदला गया है। जो चेहरे पे धूल लग गई थी, वो धूल को तो नहीं निकाला गया है, पर वो चेहरे को बदला गया है। और इस हिसाब से थोड़ा डैमेज जो हुआ है उनको कम करने की कोशिश की गई है। और एक बात ये भी हो सकती है कि गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहां अगर बीजेपी को जीत मिले, इनसे भी ज्यादा उनको अच्छी जीत मिलनी चाहिए, ये शीर्षस्थ नेतागिरी मानती है। तो शायद इसी वजह से एक संवेदनशील सरकार जिनको कहते थे, जिनके बारे में बार बार ये कहा जाता था कि इन्हीं की लीडरशिप में हम अगला चुनाव लड़ेंगे, उनको रातों रात बदल दिया गया है। और एक बार फिर बीजेपी ने सरप्राइजिंग एलिमेंट दिखाया है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे कुछ मीडिया मित्र तो कल से ही कह रहे हैं कि आ, कुछ ने तो ये कहा कि ये क्योंकि रूपानी जी एक बहुत ही कमजोर चीफ मिनिस्टर थे इसलिए उनको जाना पड़ा। तो एक शख्स ने कहा कि रूपानी जी बहुत कमजोर चीफ मिनिस्टर थे इसलिए तो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो। तो दिनेश जी, मैं ये भी बता दूं कि जब इन्होंने रिजाइन किया कल, तब वो एक बात बोले थे कि ये तो एक रिले रेस है। और जब आनंदीबेन का रेजिग्नेशन हुआ तब मुझे फ्लैग दिया गया था और सब लोग हम दौड़ रहे हैं, अब मैं किसी और को फ्लैग दे दूंगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी इनकी एग्जिट जो है वो सरप्राइजिंग है, उनकी एंट्री भी इतनी सरप्राइजिंग थी। वो पहला ही चुनाव लड़े थे और राजकोट में उसी कॉन्स्टिट्युएंसी से वो लड़े थे जहां से सीएम नरेंद्र मोदी जी ने अपना पहला चुनाव लड़ा था। तो ये जो हेडक्वार्टर है गुजरात बीजेपी के का, जो एपी सेंटर है सौराष्ट्र, जिन्होंने 5 सीएम दिए हैं अभी तक गुजरात को, पांचों की पॉलिटिकल ट्रेजेडी ये रही है कि अपना काम कोई भी पूरा नहीं कर सके है। और जैसा भी केशु भाई के साथ हुआ था, और जाते जाते वो बोले थे कि मेरा कसूर क्या है, मुझे कोई तो बताओ मेरा कसूर क्या है। ऐसा ही अभी विजय रूपानी के सपोर्टर्स भी कुछ बोल रहे हैं। पर सबको पता है कि जब वो सीएम बने थे तब ऐसी चीजें थी कि काफी जो बड़े बड़े नेता थे, काफी सीनियर थे, अगर उनमें से किसी को सीएम बनाया गया होता तो तभी काफी विद्रोह हो सकता था पार्टी में। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक ऐसे ऐसे कमजोर आदमी को सीएम बना दिया जाए कि जो सक्षम लोग हैं उन सबको ऐसा लगे कि मेरे बजाय किसी और सक्षम को तो सीएम का जो कुर्सी है वो नहीं मिला है। तो इसी तरह से वो चले थे। और मैं ये भी कहता हूँ कि उन्होंने 5 साल पूरे किए हैं, अपना ये जो टेन्योर है उनका 15 महीना उनका बाकी है। जी पर फिर भी उन्होंने व्यक्तिगत उनका कोई मतलब कोई विवाद उनके टेन्योर में नहीं हुआ था। पर उनकी एक बात ये भी रही, उनको जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए, मैं बताऊं आपको, कोरोना के टाइम में वो बार बार ऐसा बोलते थे कि अभी 15 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा। जब बोर्ड के एग्जाम्स ये पोस्ट कैंसिल कर दिए गए सभी सेंट्रल बोर्ड ने, उनके 12 घंटे पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि नहीं, प्रमोशन हम नहीं देंगे, हम एग्जाम तो लेंगे ही लेंगे। जैसे गुजरात में नवरात्रि का वैकेशन डिक्लेयर हुआ, तो सब डिसीजन वो लेते थे, दूसरे दिन उनको बदलना पड़ता था। तो मतलब उनकी एक छवि जो है, हम सब समझते हैं कि उनके लिए जो सीएम की चेयर थी वो एक बोनस ही थी। तो बोनस उनको मिला, उन्होंने उस पर काम किया। और अब उनके हेड ने बोल दिया, वन मैन आर्मी ने, कि अब आपका समय खत्म हो गया, तो वो चले गए। तो अब लगता है दिवाली बोनस किसी और को मिलने जा रहा है इस टाइम।
हाँ, तो अभी तो ये गणेश जी का स्थापन हुआ है सब जगह पर, तो तो स्थापन के 14 चौदसी जो होती है तभी उनका विसर्जन होता है, पर गुजरात में स्थापन के दूसरे ही दिन इनका विसर्जन हो गया है। चलिए, अच्छी बात है। अब आते हैं कि अब संभावनाएं किसकी बन रही है। तो नए सीएम तो सुना आज डिक्लेयर हो जाएंगे। काफी बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और वहां पर उनकी मीटिंग्स वगैरह शुरू हो गई हैं। कहने को तो सब कह रहे हैं कि हाँ, एमएलए से बात करके फिर कॉन्सेंसस में जाया जाएगा, लेकिन नाम तो कल परसों से ही लिफाफे में बंद है। और ये तोमर साहब और कुछ और नेता जो वहां पहुंच रहे हैं, दरअसल वो तो सिर्फ लिफाफा लेकर आए हैं और नाम तो उन्हें भी नहीं पता है। वो तो जब लिफाफा खुलेगा सबके सामने तो तब पता लगेगा। फिलहाल संभावनाएं बहुत सारे लोगों की है, रूपाला साहब की हैं, प्रफुल्ल पटेल की हैं और कई और नाम शॉर्ट लिस्टेड हैं। दो दो डेप्यूटी सीएम बनाने की बातें हो रही हैं अलग अलग सामाजिक तबकों से, ताकि सबको खुश रखा जाए। कुछ ऐसा लग रहा है कि रात को तो कुछ ऐसी भी खबरें आ गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सबको साइड करते हुए शायद अमित शाह जी लैंड कर जाए वहां पर और वो एक क्या कहते हैं कॉन्सेंसस सीएम बन जाए। कॉन्सेंसस क्या, अमित शाह तो आएंगे तो खुद चाहेंगे तो उन्हें कौन रोकने वाला है। ना कोई विरोध करने वाला है, वो तो निर्विरोध साबित हो ही जाएंगे। और वैसे उनकी इच्छा भी रही है कि कभी गुजरात के सीएम बने, लेकिन आज वो गुजरात के सीएम से ज्यादा पावरफुल पोस्ट पर बैठे हैं, जो कि भारत के गृह मंत्री की पोस्ट है। तो क्या उस पोस्ट को छोड़ के अमित शाह जी गुजरात पॉलिटिक्स में वापस आना चाहेंगे? जयश्री। दिनेश जी, ये हमेशा एक सस्पेंस थ्रिलर होता है बीजेपी में। जब भी कोई नाम की घोषणा होने वाली होती है, पूरी फॉर्मेलिटी तो वैधानिक रूप से जो होती है पक्ष की डेमोक्रेसी में वैसे ही होती है। सिर्फ नामों का चयन जो है वो ऊपर से हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि कल जब ये रेजिग्नेशन सीएम रूपानी ने दिया, उसके बाद काफी एमएलए जो थे उनको भी ये पता नहीं था, काफी मिनिस्टर्स को भी पता नहीं था, सीनियर लीडर्स को भी पता नहीं था। कुछ लोग तो जब व्हाट्सएप पे या तो सोशल मीडिया में ये खबरें आई तो ये कहते थे कि शायद ये अफवाह भी हो सकती है। तो मतलब ऊपर से पूरा का पूरा डिसीजन ले लिया गया है। पर आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब नाम अगर डिक्लेयर होते हैं तो उसमें काफी सरप्राइजिंग एलिमेंट हमेशा रहता है। जैसे विजय भाई रूपानी का चयन हुआ था, तब भी कुछ घंटों पहले जो अभी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है नितिन पटेल, उन्होंने अपना इंटरव्यू भी दे दिया था, मिठाइयां भी बांट दी थी। उनको ऐसा लग रहा था कि नितिन पटेल जी चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, पर फाइनल में विजय रूपानी का नाम आ गया। तो आज की जो चर्चा है उसमें आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर पार्टी को अपने सर्वे में लगता है कि एक अपना मॉडल स्टेट जिनको गुजरात कहते हैं, उसमें अगर इस बार का चुनाव है वो शायद बहुत चैलेंजिंग है, तो अमित शाह को भी वो ट्रम्प कार्ड के रूप में वहां उतार सकते हैं। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्बिनेशन होना चाहिए, पार्टी को लगता है कि ये विजय रूपानी और नितिन पटेल जो है वो इसी सिचुएशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्बिनेशन नहीं है। तो ऐसे टाइम में अपना जो मास्टर स्ट्रोक होता है वो अमित शाह के रूप में वो उतार सकते हैं। और इलेक्शन के बाद तो और भी आप जानते हैं, और कुछ भी चेंज करना हो तो पार्टी कर सकती है, तो ये हो सकता है। पर दूसरी भी संभावनाएं काफी है, क्योंकि लगता है कि पाटीदार कम्युनिटी है जिनकी ओर, जिनका झुकाव आम आदमी पार्टी की ओर बढ़ रहा है। तो काफी उनके सूरत के जो लीडर्स है जिनका ग्रास रूट से वो सौराष्ट्र से जुड़े हैं, गुजरात की पाटीदार कम्युनिटी से जुड़े हैं, और पाटीदारों में जो अलग अलग तबके हैं वो भी अब एक हो गए हैं। तो शायद ऐसा लगता है कि उसी कम्युनिटी का वजन बीजेपी के पॉलिटिक्स में ज्यादा दिखाए, ऐसा सीएम भी हो सकता है। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि मनसुख मांडविया जिनको अभी हेल्थ हाँ। मिनिस्टर बनाया गया है, उनका नाम तो है, पर एक नाम ये भी है डार्क हॉर्स जिनको कहते हैं, गोवर्धन जड़पिया का नाम भी है, जो फॉर्मर होम मिनिस्टर रह चुके हैं। और काफी ना पुरुषोत्तम रूपाला जी का नाम भी है। और मतलब रेस में अगर देखा जाए, अगर रिले रेस की बात करें तो सीआर पाटिल जी भी है, और नितिन पटेल जो अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनका नाम भी है। मैं और वही पूछने अगर वाला था, नितिन पटेल कहाँ फिट हो रहे हैं? हाँ, शायद उनकी मैच तो थी ही सीएम बनने की, तो वो तो अगर वो तो फॉर्मूला, वो तो परमानेंट डेप्यूटी सीएम है। हाँ, पर पॉलिटिक्स का एक जो मिजाज होता है ना, नथिंग इज परमानेंट। तो इसमें ये भी हो सकता है किसी को भी लॉटरी लग सकती है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि
जब उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया तभी ये डिसाइड भी हो गया होगा कि कुछ टाइम के बाद उनको सीएम भी बनाया जाएगा। ये भी हो सकता है पाटीदार कम्युनिटी को खुश करने के लिए। और मैं मानता हूँ सिर्फ पाटीदार कम्युनिटी नहीं, ओबीसी और एससी एसटी क्षत्रिय समाज और जो कम्युनिटीज है उनका अगर कास्ट का इक्वेशन सेट करने के लिए एक चीफ मिनिस्टर, दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट में कुछ बदलाव, ये फॉर्मूला भी हो सकती है। पर मैं मानता हूँ कि ये सब फॉर्मूला तब होती है जब पार्टी को ऐसा लगता है कि उनके जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, तब ये सब चेंज होते हैं। आज हम कुछ भी बातें करें कि विजय रूपाणी ने इतना अच्छा काम किया, ये प्रोजेक्ट बनाया, वो बहुत संवेदनशील सरकार थी, सब कुछ ठीक है, पर पार्टी का जो मार्कशीट है उनमें अगर पार्टी की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उन्होंने जो काम शायद वो नहीं कर सके, उसी लिए इनका बदलाव हुआ है। और अब जो दूसरा चीफ मिनिस्टर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के मिशन के लिए आ रहा है, तो पार्टी अब सब अपने सब इक्वेशन सेट करने के लिए ही ऐसे कैंडिडेट को सीएम बनाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है आज शाम तक शायद कुछ रिजल्ट आ भी जाए। और लगता है हलचल तो काफी हो रही है, बहुत सारे लोग फिंगर क्रॉस करके बैठे, हम लोग भी बैठे हैं। और मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना अभी ठीक होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या अंतिम निर्णय लेते हैं या ले चुके हैं, उसकी भनक किसी को पड़ी नहीं है। तो जैसे ही कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे कि क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, और जयश्री जी के पास फिर वापस आएंगे दोबारा से कि जो नए सीएम आ रहे हैं चेहरा कौन सा है। फिलहाल चेहरे पे पर्दा है, देखिए तो पर्दा उठने वाला है, इंतजार करना होगा। जयश्री, कोई आखिरी टिप्पणी प्रोग्राम वाइंड अप करने से पहले? दिनेश जी, मैं दर्शकों को एक ये बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स भी हमको जिंदगी की फिलोसॉफी सिखाता है जी कि कुछ भी परमानेंट नहीं होता। आप कुर्सी के ऊपर हो तब सब आपको सैल्यूट करते हैं, पर देखो हुआ क्या कि एक चीफ मिनिस्टर जिनके नेतृत्व में एक इलेक्शन लड़ा गया, जीता गया, आज एक भी पार्टी का सपोर्टर या तो एक भी उनकी कम्युनिटी का सपोर्टर खुलकर ऐसे नहीं आ रहा है कि ये गलत हुआ है, और कोई ये भी नहीं कहता है कि उन्होंने क्या गलत किया था। पूरे केंद्र की जिम्मेदारी थी कोविड में जो कामगिरी हुई उसमें अगर आक्रोश है तो ये इनके लिए जिम्मेदार सीएम तो है नहीं अकेला। पर पॉलिटिक्स सिखाता है कि कोई उनके साथ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात मैं ये भी बताऊं कि एक ऐसी पॉलिटिकल ट्रेजेडी भी हो सकती है जिनका गवाह राजकोट बन रहा है, जो कि बीजेपी गुजरात का पॉलिटिकल एपिसेंटर है, जहां से केशुभाई पटेल सीएम बने थे। उनकी भी ताजपोशी बहुत शानदार रही, और उनकी जो एग्जिट थी उसमें भी ऐसा ही हुआ था। ये दूसरे चीफ मिनिस्टर है जिनको लॉटरी लगी थी जब वो सीएम बने थे, तब आज वो इसी तरह से जा रहे हैं जैसे कोई कह रहा हो कि बड़े बेआबरू होकर तेरे तेरे कूचे से कूचे से हम निकले बहुत निकले, अपने ये भी अनुभव बता बहुत दूं, कम निकले। जी कैसा संयोग है कि भजूभाई वाला जो भी इसी कंस्टिट्युएंसी से चुने गए थे, नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने ये सीट खाली करी थी और फिर वो कर्नाटक चले गए थे। अब उनका टेन्योर वहां खत्म हुआ है, वो भी राजकोट आ गए हैं। कोई तो ये भी कहता है कि ये भी डार्क हॉर्स है और ये भी सीएम बन सकते हैं। तो अब 80 के बाद भी पॉलिटिक्स में संभावनाएं जिंदा रहती है। अब एक तरफ विजय रूपानी ने भी रेजिग्नेशन दे दिया है, भजूभाई वाला भी यहाँ पर है। तो अजब संयोग होता है पॉलिटिक्स में, कब क्या हो सकता है किसी को पता नहीं चलता। बिल्कुल आपने सही कहा। और राजनीति में वैसे भी किसी ने कहा कि 7 दिन बहुत लंबा पीरियड होता है, और फिलहाल तो यहाँ हर मिनट पे पिक्चर का सीन बदल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। और हाँ, ये और बात है कि टीवी के ऊपर, न्यूज के ऊपर, बाकी हमारे डिजिटल चैनल्स के ऊपर लगातार कई दिनों से अफगानिस्तान छाया हुआ था, और तुरंत वो पर्दा हटा और गुजरात आ गया। मुझे लगता है कि 1-2 दिन और गुजरात चलेगा जब तक नया सीएम नहीं आ जाते और कहीं ना कहीं उनकी कहानी पूरी पूरी नहीं हो जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे विदा दर्शक मित्रों, और जैसे ही कुछ होता है हम आपके साथ फिर वापस आएंगे। लेकिन फिलहाल फिंगर्स क्रॉस है, नहीं पता क्या होगा। जयेश जी का करेंगे शुक्रिया अदा कि उन्होंने कीमती समय निकाला, और वो भी आज छुट्टी वाले दिन। तो पहले तो उनको जो डिस्टर्ब किया उसके लिए मैं माफी मांग लेता हूँ। और दर्शक मित्रों, दीजिएगा आज्ञा, फिर आपसे मिलते हैं जल्दी नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।